नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So we have been doing Hindu Adoption Act, and in the last class I have discussed with you Hindu Adoption Act section 12, and we have completed almost the entire Bare Act of the सेक्शन 12 का जो बेयर एक्ट पोर्शन था, सेक्शन 12 के फिर ए बी सी तीन क्लोज को हम लोग बहुत ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट। उन्हीं बातों को जरा केस लॉस के साथ समझेंगे हम लोग, और इट विल बी ए फन काइंड ऑफ क्लास। मजा आएगा आप लोगों को भी, और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होने वाली है। एंड काइंडली नोट डाउन इन्हीं प्रॉब्लम से, जिन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस इन योर मेंस and also difficult kind of questions in your prelims. ठीक, so before I discuss the case laws, let's have a relook upon section 12. section 12 को हम लोग देख लेते हैं एक बार। काम की बातें क्या है? This was the section 12. So this is section 12, effect of adoption. section 12 is dealing with what? The effect of adoptions. गोद लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात करता है सेक्शन 12। और इसमें जो खास बात है, पहली लाइन पढ़िए जरा, क्या बात है इसमें? एन एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पजेज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। बस इसी को समझते हैं हम लोग यहाँ पर पहले, कि ये सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड कौन सा हुआ? जिस बच्चे को गोद लिया गया है, दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री हो सकती है, द चाइल्ड हु हैज बीन एडॉप्टेड। तो दैट चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ एडॉप्टिव फादर और मदर। अब उस बच्चे को, जो बच्चा गोद लिया गया है, विच वी से, टू हुम वी से दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री, दैट चाइल्ड शैल बी कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ न्यू फादर और मदर। यू कैन से, आम भाषा में कहें तो जो उसके नए माता पिता हैं, जिनको हम लीगली क्या बोलते हैं? एडॉप्टिव फादर बोलते हैं, एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर। तो वो एडॉप्टिव मदर और फादर का चाइल्ड समझा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? फ्रॉम विच डेट, कौन सी डेट से समझा जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन से समझा जाएगा। ही शैल बी कंसिडर्ड to be the child, deemed to be the child, shall be deemed to be the child with effect from the date of adoption. जिस डेट को एडॉप्शन हुआ उस डेट से उसको उस परिवार का हिस्सा माना जाएगा। he shall be considered as a natural born child in that family. तो ये बात हुई यहां पर, और इसी के साथ में कुछ राइडर्स हैं जो 12C है। 12C क्या कहता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से एक बार, तो सारा सभी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जो काम की बातें हैं वही पढ़ी जाएंगी। दिस इज ये देखिए, बोर्ड को देखिए आप। 12C, द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन। जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, अब वो चाइल्ड जब इस फैमिली का हिस्सा हो गया है, तो यदि किसी व्यक्ति में कोई प्रॉपर्टी निहित हो चुकी है, वेस्टेड हो चुकी है, तो वो उससे उसकी प्रॉपर्टी को डाइवेस्ट नहीं कर पाएगा। इट मींस उससे उस प्रॉपर्टी को टेक बैक नहीं कर पाएगा। ये थ्योरेटिकल बात है। अब इसी बात को अच्छी तरीके से समझिए मेरी स्टोरी के साथ, सही? और ये है कहानी। कहानी कुछ ऐसे है। एक था देवू, बोर्ड देखिए आप लोग, ये है कहानी देवू और पारो की। देवू एंड पारो, दिस इज द फैमिली ऑफ क्यूट फैमिली ऑफ देवू एंड पारो। एंड देवू हैड brothers, brother 1, brother 2
ही हैड 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे देवू के, B1 and B2, and देवू was married to पारो. In an accident देवू died. देवू died. देवू की मृत्यु हो जाती है. अब रह जाती है कौन? बेबस, परेशान, पारो. नाउ शी इज विडो. नाउ शी इज विडो ऑफ देवू. अकेली है, परेशान है. देन शी एडॉप्ट्स ए चाइल्ड. एडॉप्ट्स ए चाइल्ड whose name is, you know it very well, very famous child, name is Golu. Now Golu has been taken in adoption by the Paro. After some time, after this adoption, Paro makes a gift of the property which he inherited from Devu. तो गिफ्ट ऑफ देवू समझ लीजिए, जो देवू की प्रॉपर्टी थी पहले, उसको he gives that property to her nephew. एंड यहीं से गोलू को आ जाता है गुस्सा कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तुमने नेफ्यू को, भतीजे को कैसे दी, मुझे तो ये प्रॉपर्टी चाहिए. एंड नाउ द गोलू अप्रोचेस टू द कोर्ट. समझे आप लोग? मैं दोबारा समझाता हूं. एक परिवार है देवू और पारो का. उस परिवार में देवू के 2 भाई हैं, B1 एंड B2. तो बेसिकली यहाँ पर कितने लोग हो गए? 3 भाई हुए. उनमें से एक भाई की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है पारो. लेकिन देवू की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और पीछे रह जाती है पारो एज ए विडो. अब पारो को लगता है कि अकेलापन खलेगा, उसके साथ कोई होना चाहिए, तो उसने एक बेटा गोद लिया, उसका नाम है गोलू. अब जो प्रॉपर्टी देवू से पारो को मिली थी, या देवू का जो हिस्सा था, देवू की जो संपत्ति थी, पारो ने देखा कि गोलू के लक्षण सही नहीं है, इसको प्रॉपर्टी देंगे तो बर्बाद कर देगा, सब जुए में हार जाएगा, यहाँ वहाँ खर्च कर देगा. इसलिए उसने वॉट एवर उसकी थिंकिंग रही हो, उसने वो प्रॉपर्टी दे दी अपने नेफ्यू को. और यहाँ पर गोलू को आता है गुस्सा कि मेरा हक था, मुझे बेटा बना के लाए थे परिवार में, मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए थी, और आपने दे दी अपने भतीजे को. और बात नहीं बनती है नेगोशिएशन से, परिवार में बात नहीं बनती है, तो फिर वो चला जाता है कोर्ट. तो यहाँ पर आपके सामने एक लीगल प्रॉब्लम है कि क्या गोलू को ये प्रॉपर्टी मिलेगी या ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं प्रीलिम्स में, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको मेंस में. तो प्लीज लेट मी नो आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई है नहीं हुई, इस समस्या समझ में आपको आई है नहीं आएगी, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन दिस केस. कम ऑन. अब इसी के साथ में अब आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी. एक समझना पड़ेगा, एक होता है लिमिटेड ओनर. विडो एज ए लिमिटेड ओनर का क्या मतलब है? विडो एज ए लिमिटेड ओनर, आप देख लीजिए, इसको पूरी बात को नहीं पढ़ना है, केवल ये समझना, आपको ये समझना पड़ेगा विडो एज ए लिमिटेड ओनर का क्या मतलब है, ये समझाना पड़ेगा मुझे आपको. एंड आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू. लिमिटेड ओनर समझिए पहले क्या है. तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट इज व्हाट गोलू सेज एज आई हैव बीन टेकन इन एडॉप्शन, क्योंकि मुझे गोद ले लिया गया है, एंड बिकॉज आई हैव बिकम द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली, एंड बिकॉज आई शुड रीड द सेक्शन 12. सेक्शन 12 को मैं पढ़वाता हूं योर ऑनर, एंड दिस इज सेक्शन 12, एंड दिस इज सेक्शन 12 क्या है, प्लीज रीड द. अब ये कोर्ट में पढ़वा रहे हैं कौन? गोलू भाई साहब. किसको पढ़वा रहे हैं? जो आप लोगों की जजेस की ज्यूरी है, उसको गोलू भाई साहब पढ़वा रहे हैं. क्या ये पार्ट सेक्शन 12 का आधा हिस्सा. देखिए क्या पढ़वाते हैं, आप भी पढ़िए क्योंकि आप जज साहब हैं, इसको पढ़िए. एंड फ्रॉम सच डेट ऑफ एडॉप्शन ऑल द टाइज ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज बर्थ इज हिज और हर बर्थ शैल बी डीम्ड टू बी severed by those created by the adoption in the adoptive family. यानी कि डेट ऑफ सच डेट का मतलब है एडॉप्शन की डेट से उसके सभी संबंध, बच्चे के सभी संबंध अपनी बर्थ फैमिली से कट जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे न्यू फैमिली के साथ जो संबंध बनते हैं उसके. एंड फॉर ऑल पर्पजेज he shall be deemed to be the child of the adoptive family.
तो उसने कहा, बच्चे ने, कि देखो, ये कहा, गोलू ने कहा कि एज पर सेक्शन 12 फॉर ऑल पर्पजेज आई हैव बिकम द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली, मैं इस परिवार का हिस्सा हो गया हूं। सभी पर्पजेज का मतलब है कि नाउ आई डू हैव द राइट इन प्रॉपर्टी। अब मैं एक, आई एम लाइक ए नेचुरली बोर्न चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली। फॉर ऑल पर्पजेज आई शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ दिस फैमिली, देयरफॉर आई शुड हैव द ऑल द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा भी हक होना चाहिए। यह है मेरे दर्द चर्चा। गोलू द ग्रेट का कहना यह है। तो अब इनको पढ़ाया गया बहुत सारी बातें, और उन्होंने कहा कि मेरी मां को तो हक ही नहीं था। माई मदर वॉज ओनली ए लिमिटेड ऑनर। द प्रॉपर्टी विच ही गॉट एज इन इनहेरिटेंस फ्रॉम माई फादर, शी वॉज ओनली ए लिमिटेड ऑनर। अब इशिका नाम की जो जज साहब है, तो उन्होंने कहा, इशिका मैडम ने, कि लिमिटेड ऑनर का क्या मतलब है आपका? कि लिमिटेड ऑनर का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी वाइफ को मिली, जब हस्बैंड की डेथ हुई, देवू डाइड, तो देवू की जो प्रॉपर्टी है, शी गॉट, पारो गॉट दैट प्रॉपर्टी। तो इफ यू से शी इज ओनली द लिमिटेड ऑनर, इट मीन्स शी कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी टिल हर डेथ। अपनी मृत्यु तक उस प्रॉपर्टी को वो एंजॉय कर सकती है, उसका भोग कर सकती है, बट शी हैज नो राइट टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। उसको उस संपत्ति को ट्रांसफर करने का, स्थानांतरण करने का कोई अधिकार ही नहीं है। शी हैज नो राइट टू ट्रांसफर, बट ओनली शी हैज ओनली द लिमिटेड राइट, देयरफॉर वी से her as a limited honor. And when I have become the child, I have become the son, therefore I am the successor of my father. देवों की प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। ये कहना किसका है? देवों की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए मुझे, बिकॉज पारो को तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने का या गिफ्ट करने का कोई राइट ही नहीं था। ठीक है, प्लीज लेट मी नो आपको देवों की कंटेंशन समझ में आई नहीं आई, और ये लिमिटेड ऑनर का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। वाइफ इज सेड टू बी लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड ऑनर तब कहा जाएगा जब उनके पास केवल उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट हो, एंजॉय टिल हर लास्ट ब्रीथ, उसकी आखिरी सांस तक वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकती है, यूज कर सकती है, बट शी कैन नॉट सेल इट, शी कैन नॉट डिस्पोज इट, शी कैन नॉट गिव इट टू एनीवन। आफ्टर हर डेथ द प्रॉपर्टी शैल रिवर्ट टू द कोपार्टनर्स। तो गोलू का कहना यह था कि देखो, मेरे फादर का नाम था देवू, उनके दो भाई थे, B1 एंड B2। दीज ऑल वर हैविंग वर द कोपार्टनर्स। ठीक, देयरफॉर व्हेन I was abducted and my father died, I became the co-partner. Now Golu plus B1 plus B2, these are the co-partners. These are the co-partners. Now my right is as a co-partner in this property. You got it? मेरा जो right है इसमें एज ए को पार्टनर है, एंड नाउ माई मदर, एडॉप्टेड मदर, वॉज हैविंग ओनली ए राइट एज ए लिमिटेड ओनर। शी कुड एंजॉय द प्रॉपर्टी बट शी कुड नॉट डिस्पोज इट। तो प्लीज लेट मी नो ये आपको समझ में आया नहीं आया। पोजेशनली राइट है, पोजेशन हो सकता है, एंजॉयमेंट राइट हो सकता है, बट उनको डिस्पोज का राइट नहीं था। तो ये कंटेंशन आपको गोलू की समझ में आई नहीं आई। गोलू का कहना क्या है? जैसे साहिबान जल्दी बताइए। अब इनको समझाएगा कि देखो बबुआ, अच्छी तरीके से लॉ समझ लो। अब नाउ काउंसिल फॉर द पारो, अब समझ लीजिए विजेंद्र वर्मा इज द काउंसिल फॉर पारो। अब गोलू को बहुत ढंग से समझाया जाएगा कि देखो आज समझ लो लॉ क्या है। कि देखो बचुआ, जो तुम ये लिमिटेड ऑनर का गीत गा रहे हो, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट नाउ।
वाइफ की प्रॉपर्टी का राइट समझना पड़ेगा। व्हाट वाज द राइट? चलिए पहले तुम समझो कोपार्टनर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, मोटी मोटी बात समझनी है। सी, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेल मेंबर्स, पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। 2000 बिफोर 2005 की बात कर रहा हूं मैं। मेल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, they were as a group they were called the co-partners, and they were having right in joint family property by birth। इन कोपार्सनर का जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, उसमें जन्म से अधिकार है। जितने भी मेल मेंबर्स हैं जिनका भी जन्म हुआ है वो कोपार्सनर बन जाएंगे और उनका अपना एक हिस्सा होगा। और अगर एक व्यक्ति मर जाएगा, एक कोपार्सनर की डेथ हो जाएगी, तो बाकी जो सारे जो प्रॉपर्टी है बाकी के कोपार्सनर्स में बटेगी। सर्वाइवरशिप कहते हैं इसको। एक कोपार्सनर की डेथ हुई, जैसे मान लीजिए ए बी सी एंड डी, 4 कोपार्टनर हैं, चारों का हिस्सा 1/4 हो गया। ए की डेथ हो गई, नाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग्स देम, बी सी डी जो कोपार्टनर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये भी मर जाएगा तो सी और डी में बटेगी हाफ हाफ, और सी भी मर जाएगा तो डी विल बी द सोल ओनर ऑफ दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। समझे आप? तो ये था कॉन्सेप्ट पहले इस तरीके का कि कोपार्सन। अब तो लड़कियों को भी, डॉटर्स को भी कोपार्सन माना जाता है 2005 के बाद में, ये बात अलग है। अभी हम पहले की बात कर रहे हैं कि देखो ये था कि कोपार्सनर के पार्ट हो गया। अब कोपार्सनर का जो पार्ट है उसमें क्या था कि अगर किसी मेल मेंबर की डेथ हो गई, पहले की बात कर रहे हैं, तो वाइफ को कोई प्रॉपर्टी मिलनी नहीं है। वाइफ विल गेट नथिंग। ये ओल्ड लॉ था, ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से वाइफ को कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अबाउट 1937 से फिर लॉ चेंज हुआ और वाइफ के फेयर में मिला कि उसको हम बनाते हैं लिमिटेड ऑनर। क्या? लिमिटेड ऑनर रहेगी वो। जो उसका हस्बैंड की डेथ हुई है उसका जो शेयर है, उसका जितना इंटरेस्ट है, अगर ये देवू की डेथ हुई है तो देवू का एज ए कोपार्सनर जितना हिस्सा होगा, अब उसकी आप बन गई लिमिटेड ऑनर। ठीक, लिमिटेड ऑनर का मतलब यह है कि जब तक आप विधवा के रूप में जीवित रहेंगी तब तक आप देवू की प्रॉपर्टी को आप ओन कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को पजेस कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हैं। बट यू कैन नॉट, यू आर द लिमिटेड ऑनर इन द सेंस कि यू डोंट हैव द राइट टू डिस्पोज इट। आप इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर पाएंगी और वही आपकी लिमिटेशन है। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है आप ओनर तो हैं, यू आर द ओनर बट यू आर लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड इन द सेंस कि देखो पारो, पूर्ण तरीके से मकान को कर दो, किराए पे चढ़ाना है किराए पे चढ़ा दो, खूब रहो, जो करना है करो, लेकिन तुम इसे बेच नहीं सकती हो, डिस्पोज नहीं करोगे, गिफ्ट नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद में जो बाकी के कोपार्टनर्स हैं B1 B2 जो हैं, ये प्रॉपर्टी उनको जाएगी। इनको कहते हैं रिवर्जनर्स। B1 एंड B2 जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं रिवर्जनर्स, जिनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो विडो की डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी आएगी, जिनके पास, जिन पर डिवोल्व होगी, उनको हम कहेंगे रिवर्जनर्स। तो ये हुआ लिमिटेड ऑनर का कॉन्सेप्ट। लेकिन गोलू भैया जब आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसने लिमिटेड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट को कर दिया खत्म। अब नाउ द वाइफ बिकम्स द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन फुल वे। नाउ शी इज द एब्सोल्यूट ओनर। तो शी इज नो मोर लिमिटेड ओनर। लिमिटेड ओनर नहीं है, वो है अब एब्सोल्यूट ओनर। यू गॉट इट? चलिए लिमिटेड ऑनर समझाता हूं पहले आपको। लिमिटेड ऑनर हुआ और एक होता है एब्सोल्यूट ऑनर। इस लिमिटेड, देखो दोनों ही ऑनर हैं। देखिए बोर्ड देखिए आप लोग, लिमिटेड ऑनर एंड एब्सोल्यूट ऑनर, बोथ आर ऑनर्स, बट द वर्ड यूज हियर इज व्हाट? लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स
यू हैव राइट टू एंजॉय टिल डेथ, मृत्यु तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, बट नो राइट टू डिस्पोज, आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। समझे? सो टिल योर डेथ यू आर द लिमिटेड ओनर। ये 1956 से पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। तो द वाइफ वॉज हैविंग, द विडो वॉज हैविंग राइट टू एंजॉय टिल द डेथ, हर डेथ। तो उसका सुख मिल सकता है, आप अपना जीवन नैया चलाइए, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को बेच के नहीं जाएंगे कहीं पर। ये था आपका लिमिटेड ओनर कंसेप्ट। एब्सोल्यूट ओनर का मतलब है कि आप इसके मालिक हैं 100%, देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन इवन डिस्पोज द प्रॉपर्टी। तो यू हैव राइट टू एंजॉय एंड यू हैव एज वेल द राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी। आप चाहें तो उसका जैसे चाहे यूज कीजिए, आप उसको गिफ्ट कर दीजिए, आप उसके लिए विल से डिस्पोज कर दीजिए, आप उसको बेच दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट, बट यू हैव नो लिमिटेशन एज इन द केस ऑफ लिमिटेड ओनर। ये था लिमिटेड कॉन्सेप्ट। तो ये बिफोर लिमिटेड ओनर की पोजीशन थी बिफोर 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले की बात थी ये। और जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, तो ये नाउ शी बिकेम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हर नाउ। यू गॉट इट? अब समझिए क्या है। अब गोलू की बात है कि गोलू, योर कंटेंशन, जो फर्स्ट कंटेंशन थी कि द पारो इज द लिमिटेड ओनर, दैट इज नॉट लीगली टेनेबल। एक बात हुई। अब दूसरी बात, अब तुम पढ़ो, दोबारा पढ़ो इसको, 12 बार पढ़ाते हो, फिर पढ़ो दोबारा सेक्शन 12। यू बिकेम द चाइल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो थी उसके हिसाब से नहीं। अब आप हैं तो आप ये भी समझ लीजिए। फिर विजेंद्र वर्मा सामने आ गए, काउंसिल फॉर द पारो, क्या कि जनाब जो गोलू महाराज हैं ये अभी सपने में हैं, ये भूल गए हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के हिसाब से राइट मांग रहे हैं अपना। ही इज डिमांडिंग एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक क्या कहती है कि ये कहती थी कि सन एडॉप्टेड बाय द विडो, अगर कोई विडो किसी पुत्र को एडॉप्ट करती है, दैट वॉज डीम्ड टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द डे व्हेन द हस्बैंड डाइड। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये कहती है कि अगर गोद लिया गया है बच्चे को, तो वो बच्चा परिवार का हिस्सा कौन सी डेट से माना जाएगा? उस डेट से माना जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, जिस डेट पर उसके पति की डेथ हुई। आर यू गेटिंग? तो उसके हिसाब से अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक में चले जाएं, देखो इंटरेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, देवू, पारो, देवू डाइड, पारो adopted Golu. According to doctrine of relation back, this Golu becomes son from the date of death. डेट ऑफ डेथ से गोलू आ गए इसमें, तो पारो को तो कोई प्रॉपर्टी गई नहीं, बिकॉज नाउ गोलू हैज रिप्लेस देवू एज ए को-पार्टनर। समझे आप? तो अभी जो गोलू है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को अप्लाई करते हैं तो गोलू को एडॉप्ट किया गया अब, लेकिन कैसे माना जाएगा कि ये तो साहब उसी दिन एडॉप्शन हो गया था जब हस्बैंड जिंदा था, जिस डेट को उसकी डेथ हुई उसी दिन को किया। इट मींस इधर डेथ हुई, इधर गोलू आया, इधर डेथ, इधर गोलू, तो प्रॉपर्टी वाइफ को नहीं जाएगी अब, हस्बैंड से गोलू, हस्बैंड गोलू। समझ में आती है अभी? तो प्रॉपर्टी गोलू, अगर रिलेशन बैक को अपनाए हम लोग तो प्रॉपर्टी हस्बैंड की कहां चली जाती? गोलू की, गोलू के पास। गोलू यही कह रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हो गया, प्रॉपर्टी मेरी हो गई। माँ ने करा क्यों? माँ पर जानी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, आई बिकम को-पार्टनर। या दूसरी कंटेंशन ये थी, वो लिमिटेड ऑनर थी।
तो एज तब भी वो डिस्पोज नहीं कर सकती थी। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक। कम ऑन एवरीवन। नाउ इनको पढ़ाया जाएगा सेक्शन 12। Because of this line, you become the child with effect from the date of the adoption. It means what? Doctrine of relation back is no more in picture. That is abrogated. वो खत्म हो चुकी है। बैक डेट से आपको माना ही नहीं जा रहा है, आपको तो बच्चा माना जा रहा है, आपका जन्म उसी से माना जाएगा, आपका परिवार में एंट्री उसी डेट से है जिस डेट का अडॉप्शन हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब ही नहीं रहा। बात समझ में नहीं आ गई? तो साहब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक भी यहां पर नहीं हो गई। तो गोलू अब क्या करेंगे? गोलू फिर सुनेंगे विजेंद्र वर्मा जी को कि देखो गोलू अब अगली बात सुनो, अब एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको समझो और शांत रहो और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। कैसे? कि देखो अब ऐसे समझो, देवू एंड पारो, देवू एंड हिज ब्रदर्स B1 and B2. Devu had two kinds of properties. One property was ancestral properties, and other was his self acquired property. In the ancestral property, he was having share with his brothers as co-partner. Now after his death, Paro became absolute owner of property number 1 as well as property number 2 because this interest now devolved upon her. Now she is the owner और वो भी absolute owner है, absolute owner. तो this interest vested in her, ये इंटरेस्ट उसमें वेस्ट हो चुका। अब ये जो इंटरेस्ट है उसमें वेस्ट हो चुका, उसमें निहित हो चुका उसका इंटरेस्ट जो है। अब पढ़ो तुम 12C। कहां गया 12C? ये रहा। Adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption. एडॉप्शन से पहले यदि कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति में निहित हो गई है तो आप उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप जब जिस दिन गोलू भैया जिस दिन आपका एडॉप्शन हुआ उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी और में वेस्ट हो चुकी थी। नाउ शी हैड ए राइट, उन्होंने गिफ्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति में, नेफ्यू में वेस्ट हो गई। नाउ यू कैन नॉट डाइवेस्ट दैट पर्सन फ्रॉम दैट इंटरेस्ट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से ही आपके एडॉप्शन से पहले से ही किसी में निहित हो चुकी थी, वेस्टेड हो चुकी। द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। और इसी की तरह से हमारे पास एक केस है सावन राम वर्सेस कलावती। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। मेरी वाली कहानी समझ में आई गोलू की सच्ची तरीके से? लगभग वैसी ही कहानी आपको सावन राम में मिलेगी। तो इसको पढ़ेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी फिर आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। तो अब ये पढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दिस इज सावन राम वर्सेस कलावती। कौन से राम? सावन राम। कौन सी वती? कलावती। इन दिस केस के डाइड इशूलेस लिविंग बिहाइंड हिज विडो डब्लू। तो यहां पर जो के हैं पतिदेव हैं, पतिदेव संतान नहीं थी, संतान विहीन ही मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके पश्चात उनकी विधवा जीवन यापन करने लगी जिसका नाम डब्लू था। ठीक। डब्लू इनहेरिटेड द एस्टेट ऑफ के एज ए लिमिटेड ओनर। ये इनकी लिमिटेड ओनर उस समय की बात है। नाउ शी इनहेरिटेड हर प्रॉपर्टी एज ए लिमिटेड ओनर। अब यू नो द मीनिंग ऑफ लिमिटेड ओनर मीन्स नाउ डब्लू हैज ए राइट टू एंजॉय बट नॉट टू डिस्पोज। ये राइट है, गॉट इट। तो ये है, पति का नाम के है,
क्या हुआ, संतान विहीन थे, क्या हुआ, मर गए, क्या छोड़ा, विधवा, विधवा को क्या मिला, प्रॉपर्टी मिली, संपदा मिली, कैसे मिली, लिमिटेड ऑनर के रूप में मिली। लिमिटेड ऑनर का मतलब क्या हुआ कि पत्नी जो है इस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकती हैं लेकिन उसको डिस्पोज नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। इन 1954 पत्नी ने गिफ्टेड अवे सर्टेन पोर्शन ऑफ द एस्टेट टू हर नीस एंड अपनी भतीजी को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी। ठीक है, कब की, 1954 में गिफ्ट की। कोलेट्रल्स ऑफ द डिसीज्ड, कोलेट्रल्स ऑफ द डिसीज्ड के यानी कि जो को पार्टनर्स थे चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट ऑन द ग्राउंड दैट डब्ल्यू वॉज ओनली ए लिमिटेड ओनर ऑफ द एस्टेट। यहां पे समझाते हैं हम आपको प्रॉपर्टी कैसे मिली थी वाइफ को, एज ए लिमिटेड ऑनर मिली थी। 1956 से पहले की बात है, तो शी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी एज लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड ऑनर का मतलब ये है कि जब तक जीवन है, जब तक जीवित हो प्रॉपर्टी को यूज करोगी, मरने के बाद हमें मिलेगी। हमें का मतलब कौन है, एक कोलेट्रल्स हैं। ठीक है, कोलेट्रल्स क्या हुए, जो अदर को पार्टनर्स हो गए उनमें प्रॉपर्टी में, कि उनको मिलनी थी, भाइयों को, भतीजों को, उनको मिलनी थी। तुमने अपने मरने से पहले अपनी भतीजी को दे दिया, तो तुमने ये गलत किया है, इसलिए आपकी गिफ्ट को चैलेंज किया जाता है। हाँ या ना, यहां तक बताइए प्लीज, लेट मी नो। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। केस का नाम सावन राम। डब्ल्यू वॉज ओनली ए लिमिटेड ऑनर ऑफ द एस्टेट। शी कुड एलियनेट द प्रॉपर्टी ओनली फॉर लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। कि उन्होंने कहा, कोलेटरल्स ने कहा कि बिकॉज यू वर द ओनर तो यू कुड नॉट एलियनेट द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को बेच सकते, एलियनेट नहीं कर सकते थे। एक्सेप्शनली आप कब कर सकते थे, कोई लीगल नेसेसिटी होती या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्टेट आप कर सकते थे, बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। सिंस नन ऑफ द टू एग्जिस्टेड द गिफ्ट मेड बाय द डब्ल्यू इज व्हाट, इनवैलिड। गॉट इट। तो इस गिफ्ट को इन कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया, ट्रायल कोर्ट सेड व्हाट, दिस गिफ्ट इज इनवैलिड। यानी कि कोलेट्रल्स के जो आर्गुमेंट्स थे, दोज आर्गुमेंट्स प्रिवेल्ड। Trial court accepted the argument of the collaterals. Now this gift is null and void. Therefore your niece will not get anything. आपकी भतीजों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर हक किसका है, कोलेट्रल्स का है। कोलेट्रल्स को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब तुम मर जाओगी। ठीक, ये बात हुई, ट्रायल कोर्ट ने कहा। अब चली गई, मामला चला गया अपील में। Appeal was pending in the higher court and during pendency W adopted the son and in 1956 में इसने एक बेटे को गोद ले लिया। Thereafter W died the same year। और फिर जो विधवा खेल गई अब कि बेटा अच्छा कोलेट्रल्स के पास जाएगी प्रॉपर्टी, तो कोलेट्रल्स पे तो नहीं जाने दूंगी प्रॉपर्टी। भतीजे को नहीं गई, कोई बात नहीं, कोर्ट ने खिलाफ निर्णय दे दिया, कोई बात नहीं, बट नाउ आई कैन एडॉप्ट द चाइल्ड। शी एडॉप्टेड ए सन, और उसके बाद स्वयं स्वर्ग सिधार गई। अब आगे क्या हुआ, पढ़ो। कोलेट्रल वॉन द अपील एंड क्लेम द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मैन। अपील में भी कोलेट्रल जीत गए। अब यहां पर समझिए, सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं। सिंस द प्रॉपर्टी वॉज नॉट इन द पोजेशन ऑफ डब्ल्यू ऑन द डे। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं, सीधा क्या कहा उसने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, इसको करते हैं बस। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो बेटा है इनका, द एडॉप्टेड सन बीइंग लाइक ए नेचुरल बोर्न सन ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड। जो बेटा है जिसको गोद लिया गया है, वो बेटा, दैट एडॉप्टेड सन बिकम्स ए सन नॉट ओनली ऑफ द विडो बट ऑल्सो ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड आफ्टर हैविंग बीन टेकन इन एडॉप्शन। कि जब इस महिला ने बच्चे को गोद ले लिया, यानी कि जो एडॉप्टेड सन है, दैट इज नॉट ओनली द सन ऑफ विडो। वो केवल विडो का ही सन नहीं है, वो केवल विधवा का ही पुत्र नहीं है, वो मृतक हस्बैंड का भी, जो मृतक पति है उसका भी बेटा है। अब जब वो उसका बेटा है, हस्बैंड का बेटा है,
ठीक है, इन दैट केस कि दैट विल बी कॉल्ड एज द हेयर ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। अब क्योंकि ये लिमिटेड ऑनर है, ये जो वाइफ है लिमिटेड ऑनर है, वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं बन पाई, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन बिटवीन बेटा आ गया, तो जो प्रॉपर्टी का हेयर कौन हो गया, द प्रॉपर्टी का जो हेयर हुआ वो कौन हो गया, वो सन हो गया, बेटा के पास अधिकार चला गया ये। एंड बिकॉज ऑफ दैट son, adopted son could claim back the property as his heirs from an, जिसको गिफ्ट किया गया है उससे प्रॉपर्टी कौन क्लेम कर सकता है, बेटा कर सकता है। एंड द कोलेटरल्स वुड नॉट गेट द प्रॉपर्टी, कि अब ये बात तो सही है, ये बात सही है कि वाइफ जो है शी वॉज ए लिमिटेड ऑनर, जो उसने गिफ्ट किया प्रॉपर्टी को, उसने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट किसको किया था, अपनी नीस को किया था, एन को, अपनी भतीजी को किया था, दैट वाज बियॉन्ड हर पावर। ये बात सही है कि जो वाइफ 1954 की बात कर रहे हैं हम, है ना, और 1956 में जब लॉ आया, द प्रॉपर्टी वाज नॉट इन हर पोजेशन, उसके पोजेशन प्रॉपर्टी थी नहीं, तो एज पर सेक्शन 614 शी वाज स्टिल द लिमिटेड ऑनर। तो हम अभी सेक्शन 14 पर नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, इतना समझिए कि कोर्ट ने कहा कि यस शी वाज द लिमिटेड ओनर, देयरफॉर गिफ्ट वाज इनवैलिड। जो नीस को गिफ्ट गई है एन को, वो इनवैलिड है, तो प्रॉपर्टी तो वापस आएगी। अब किसके पास आएगी ये सोचना है, कोलेटरल्स के पास जाएगी प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी आएगी एडॉप्टेड सन के पास आएगी। तो अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बच्चा है, नाउ ही हैड बिकम द हेयर ऑफ द डिसीज हस्बैंड, मृतक पति का वो उत्तराधिकारी बन चुका है, तो प्रॉपर्टी एन से वापस जो आएगी वो किस पर आएगी, बिकॉज नाउ ही हैड बिकम को-पार्टनर, एक्चुअली उसने रिप्लेस कर दिया अपने फादर को, तो कोलेटरल को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ये सन को मिलेगी। पहले यहां तक समझ में आई नहीं आई बात, फिर मैं अगली कहानी बताता हूं आपको क्या है इसमें। कम ऑन, सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आई या नहीं आई। क्रिटिसाइज्ड बाय सम हिंदू लॉ स्कॉलर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द जजमेंट as their contention is that doctrine of relation back has been revived through it, कि इन्होंने जो कोलेटर का मतलब है, जो भाई बंधु है, भाई भतीजे बाकी जो लोग हैं उनको बोलते हैं कोलेटरल्स। जो एक होते हैं डायरेक्ट हीयर्स, मैं मेरा बेटा, तो वो है डायरेक्ट हीयर्स हुए, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, उनके बच्चे भतीजे, ये सब कहलाएंगे कोलेटरल्स। इनको नाम दिया गया कोलेटरल्स, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि अरे ये क्या गजब का डाला सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे कैसे, वो कैसे हियर बन गया, बैक डेट से कैसे बना दिया आपने, बैक डेट से कैसे बन गया, इसका मतलब तो ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को रिवाइव कर दिया आपने। हिंदू एडॉप्शन एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को एब्रोगेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगेन रिवाइव कर दिया। कुछ स्कॉलर्स का कहना था ये, लेकिन क्वेश्चन बात समझने की यहां पर ये ऐसा है नहीं। देखिए इसमें क्या है कि ये आपने समझना है, बोर्ड देखिए आप, इन्होंने ये कहा कि देखो 12C को पढ़ो, इसका जवाब यह है कि एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन, यहां पे कर सकते हैं रिवर्सनर्स, है ना, of any estate which vested in him or her before the adoption। तो according to Supreme Court ये जो प्रॉपर्टी थी वो रिवर्सनर्स में वेस्ट ही नहीं हुई थी, तो डाइवेस्ट करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ये ठीक है, 12C की जो लिमिटेशन है कि ही शैल नॉट डाइवेस्ट, बट डाइवेस्ट करने का क्वेश्चन तब आएगा जब ये प्रॉपर्टी रिवर्सनर्स में वेस्ट हुई हो। तो रिवर्सनर्स में प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हुई थी,
तो डाइवेस्ट करने का क्वेश्चन है नहीं। जिस डेट को एडॉप्शन हुआ है उस डेट से ही बच्चा उसका कोपार्सन बन गया। एज ए हियर ही विल गेट द प्रॉपर्टी एज द हियर ऑफ द हिज डिसीज्ड फादर एंड द कोलेटर्स विल गेट नथिंग आउट ऑफ दिस। तो थ्रू दिस डिसीजन मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ, लिमिटेड ऑनर का कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की कहाँ कहाँ पर ऐसे एप्लीकेशन आती है वो समझा पाया हूँ आपको। तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो बस एक बात सोचो, जिस दिन जज बन गए उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पर जो रौनक होगी वो कैसे होगी। बस वो कितने जगह जाकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मेरा दामाद जज बन गया है। बस उनका सोचो। और अब मुझे बताओ, पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप जा करके। चलो नेक्स्ट वीडियो।